हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान के अंतर्गत ठोस अवस्था पढ़े हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फलक केंद्रित अर्थात एफसीसी या सीसीपी या उसी को हम कह सकते हैं एससीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता। तो आज हम देखेंगे कि फलक केंद्रित संरचनाओं में संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फलक केंद्रित जालक में अव्ययी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एफसीसी के बारे में पढ़ा है और एफसीसी संरचना में क्या होता है, कोनों पर जो अव्ययी कण होते हैं वो पाए जाते हैं और इसके अलावा एकक कोष्ठिका पर पाए जाने वाले जो 6 फलक हैं उन फलकों के केंद्र पर भी परमाणु पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 फलक हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे की तरफ, यहाँ पर 6 फलकों पर जो परमाणु होते हैं अर्थात 6 परमाणु पाए जाते हैं तथा फलक के केंद्र पर स्थित ये कण या परमाणु कोनों पर स्थित कणों के संपर्क में होते हैं। यानी कि जो फलक के केंद्र में परमाणु है ये इतना दूर नहीं होता, हम लोग ऐसे बनाते हैं, बट ये जो परमाणु है फलक के केंद्र में ये कोनों पर जितने भी परमाणु हैं उनके संपर्क में रहता है अर्थात कोनों में जितने परमाणु हैं उनसे जुड़ा रहता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो एफसीसी है उसमें जो फलक पे स्थित परमाणु है वो कोनों पर जितने परमाणु हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो मान लेंगे इस घन की भुजा ए है और इसमें स्थित जितने भी प्रत्येक कण हैं उनकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो अब हम घन की भुजा ए और कण की जो त्रिज्या आर है उसके बीच संबंध ज्ञात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एससीसी और बीसीसी में किए थे। तो आइए देखते हैं कि फलक का विकर्ण क्या होगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और देखते हैं कि फलक का विकर्ण क्या होगा। तो करणी में हो जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो यह विकर्ण के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं विकर्ण क्या होगा। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो कोनों पर कण होते हैं केवल उसका आर ही मतलब आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है। तो केवल एक आर होगा कोने के लिए, बीच में जो कण है उसका हो जाएगा 2r, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अंदर है तो इसका क्या हो जाएगा 2r, और जो फिर किनारों पर है अर्थात कोने पर है इसका भी क्या हो जाएगा r। तो इस प्रकार हो जाएगा r प्लस 2r प्लस r, यानी कि यह 4r के बराबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2a और ये किसके बराबर हो जाएगा 4r के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम a का मान निकालते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 2a 4r के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो जो अंडर रूट 2 है ये नीचे चला जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यदि हम 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख दें और एक 2 का वैल्यू रख दें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक नीचे वाला अंडर रूट 2 ऊपर वाले अंडर रूट 2 से कट जाएगा और बच जाएगा अंडर रूट 2 और एक 2 बच जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 2 r। तो इस तरह से हम a के बराबर लिख सकते हैं 4r अपॉन अंडर रूट 2 या फिर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 r। तो इस प्रकार से ये हमें एफसीसी के लिए भुजा ए और त्रिज्या आर में संबंध मिल गया। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हम एफसीसी के संकुलन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो फलक केंद्रित जालक होते हैं उनमें परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है, अतः एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, चूँकि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या एफसीसी में कितनी है 4 है, तो हम लोग 4 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि एक परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पर एफसीसी में कितने गोले होते हैं 4 गोले अर्थात 4 परमाणु होते हैं, तो इसलिए 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एफसीसी में कुल परमाणुओं का आयतन। नेक्स्ट हम बात करते हैं घनी एकक कोष्ठिका के आयतन की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो संकुलन क्षमता होती है वो परमाणुओं के आयतन बटे एकक कोष्ठिका के आयतन के बराबर होती है। तो यदि हम बात करें एकक कोष्ठिका के आयतन की, तो हम सभी जानते हैं घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब, और ऊपर हम लोगों ने a की वैल्यू निकाला था 2 अंडर रूट 2 r। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखकर उसका हम क्यूब कर देंगे
तो यदि हम इसे एक्सपेंड करें तो 2 इंटू टू इंटू टू अर्थात 3 टाइम 2, फिर उसके बाद √2 3 बार होगा और फिर r का क्यूब होगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो यदि हम इसे सरल करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और करनी में जो 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो यानी कि हमें क्या आंसर मिलेगा, 16 इंटू √2 इंटू r क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमें घनी एकक कोष्ठिका का आयतन मिल गया। तो आइए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं एकक घन कोष्ठिका का आयतन होता है a क्यूब। a की वैल्यू है 2 √2r। तो जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम हो गया। उसी तरह √2 को भी 3 टाइम लिखेंगे, ठीक, और फिर r का क्यूब करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि √2 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 16, फिर बच गया हमारा √2 और फिर r क्यूब। तो इस प्रकार से हमें परमाणु का आयतन मिल गया और एकक कोष्ठिका का आयतन मिल गया। अतः अब हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, और संकुलन क्षमता के लिए हम सभी जानते हैं कि फार्मूला होता है परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन, अर्थात जितने भी परमाणु होते हैं उनका कुल आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100%। अब FCC में परमाणुओं का कुल आयतन क्या था, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब था, और बटे में एकक कोष्ठिका का आयतन लिखेंगे जो कि है 16 √2 इंटू r क्यूब। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ऊपर ही रहेगा, ये भी 4 ऊपर रहेगा। पाई का मान 22/7 होता है तो 22 ऊपर लिखेंगे, और जो 7 रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और r क्यूब ऐसे लिख देंगे इंटू 100 कर देंगे। अब नीचे क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। जो 4/3 है वो नीचे आ जाएगा 3, 22/7 का 7 नीचे आ जाएगा, ये 16 पहले ही से था, √2 पहले ही से था, और r क्यूब, क्योंकि r क्यूब पहले ही से था। आइए इसे हल करते हैं, कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, उसके बाद 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो 16 से 16 कट जाएगा। अब ऊपर देखिए 22 है, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 2 का वैल्यू होता है करनी में 2 गुणे 2, तो एक करनी के 2 से एक करनी के 2 से काट देंगे तो बच जाएगा हमारा 11 गुणे करनी में 2, क्योंकि 11 गुणे 2 करेंगे तो 22 होगा, और जो 2 होता है 2 की वैल्यू होता है करनी में 2 गुणे करनी में 2। तो एक जो करनी में 2 रहेगा नीचे वाले करनी में 2 से कट जाएगा, तो एक करनी में 2 बच जाएगा। अब इसके बाद जो बचे हुए हम उसको लिख लेंगे। तो बच क्या गया, ऊपर 11 करनी में 2 गुणे 100, और नीचे बच गया बटे में 3 गुणे 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 11 को 11 लिख देंगे, करनी में 2 का वैल्यू होता है 1.41, 100 को 100 लिख देंगे, और 3 में 7 का गुणा करेंगे तो बटे में आ जाएगा 21। अब 1.41 में 100 से गुणा करेंगे तो 0.41 हट जाएगा, मतलब कि दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 141। अब 141 में 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1551। अब इस 1551 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 73.85%। तो इस तरह से हम इसे अप्रॉक्स 74% लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से संकुलन क्षमता जो आई FCC की वो आई 74%। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो FCC होता है, FCC में 74% भाग कवर्ड होता है, मतलब क्लोज होता है परमाणुओं द्वारा। तो इस प्रकार से FCC का अगर 74% भाग भरा हुआ है तो खाली स्थान कितना होगा, तो खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं रिक्त स्थान, और इसी को रिक्तिका भी बोला जाता है सॉलिड के केस में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉइड। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉइड क्या होता है या रिक्तिका क्या होती है, तो जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं हम रिक्तिका। तो FCC के लिए जो रिक्तिका होगी वो 26% होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब हम 100% में से 74% घटाएंगे तो आ जाएगा 26%, तो 26% रिक्त स्थान बचेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो हम लोग ने पढ़ा था FCC में, अर्थात सरल एकक कोष्ठिका में केवल 52% भाग ही भरा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक कण होता है। वही बात करें हम BCC की तो वहाँ पर 68% भरा हुआ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 2 परमाणु थे, परंतु फलक केंद्रित में अर्थात FCC में 4 परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी पैकिंग क्षमता जो होती है 74% होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एकक कोष्ठिका में जितने अधिक परमाणु होंगे वो उतने ही स्थान घेरेंगे, और उनकी संकुलन क्षमता अर्थात जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अलग अलग प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है उसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है।
तो इस प्रकार से आज संकुलन क्षमता का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, जिसे हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया। यदि आपने लास्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर उन 2 पार्ट को देख सकते हैं। तो किसी भी एकक कोशिका में जितने अधिक परमाणु होंगे उसकी संकुलन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।